बाइंडिंग एनर्जी क्या होता था या सेपरेशन एनर्जी क्या था? किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, बाइंडिंग एनर्जी बता रही थी मैं, बाइंडिंग एनर्जी या फिर सेपरेशन एनर्जी क्या होगा? ये क्या है आपका n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अगर किसी को भी सेपरेट करना है मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब वही एनर्जी इसको बाइंड करके रखती है, मतलब वही एनर्जी इसको बाइंड करके इलेक्ट्रॉन को उसके शेल में बाइंड करके रखती है। अगर आप उसको उतनी ही एनर्जी दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बाउंड जो बाइंड करके रख रहा है उतनी एनर्जी आपने उसको दे दी तो वो क्यों बाइंड रहेगा, वो तो टूट जाएगा ना। तो सेपरेशन एनर्जी कह सकते हैं या बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये इनफाइनाइट है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को मुझे सेपरेट करना है तो मैं कहां से सेपरेट कर सकती हूँ, उसको 1 से लेके इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि 1 से लेकर अगर इनफाइनाइट पे जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेट तो तब भी हो जाएगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से इसी टर्म्स में डिफरेंट होता है कि ये क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 2 3 4 कहीं से भी ले जाके इसको उठा के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन को ले जा सकते हैं और यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो सेपरेशन एनर्जी में n1 फिक्स नहीं है, n1 बस इतना पता है मुझे कि एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए वो, ठीक है, लेकिन n2 फिक्स्ड है, कहाँ ले जाना है ये फिक्स्ड है मुझे कि मुझे इनफाइनाइट पे ले जाना है, ठीक है। तो डेल्टा ई बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, इसको 1/n स्क्वायर ही लिख दे रही हूँ, 1/इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी या फिर सेपरेशन एनर्जी हो जाएगा क्या, 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे n के नॉट बी इक्वल टू 1 क्योंकि अगर n 1 हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब मैं बोलूं कि यहां से अगर मैं n इज इक्वल टू 2 से सेपरेट कर रही हूं तो वो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी या फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी पहली बार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा Fe2 और ये क्या हो जाएगा Fe3 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है, क्वेश्चन लिखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम corresponding to second ES, ठीक है। second ES is given by कितना, 13.5 eV, ठीक है। क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम corresponding to second excited state is given by 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहली चीज ये हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द सैंपल, पहला वन, ठीक है। दूसरा ये पूछ रहा है हमसे कि एनर्जी ऑफ फोटोन, मुझे कितनी एनर्जी फोटोन की होनी चाहिए ताकि ये क्या करे, इसको ये करस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको सेपरेट करने के लिए मुझे कितने फोटोन की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन दूसरा हमें करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड एक्साइटेड, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है हमें सेकेंड एक्साइटेड से थर्ड एक्साइटेड पे टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी तो फिर यही हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फोटोन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे। चौथी चीज, तीसरा हमें निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल, IE निकालना है। और चौथा हमें निकालना है कि वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटॉन्स, वेवलेंथ हमें निकालना है
फोटोन का when electron falls from first excited state to ground state। सारा कॉन्सेप्ट जो भी अभी तक पढ़ा है सब क्लियर हो जाएगा। क्या निकालना है? सबसे पहले तो सैंपल कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर द ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड से। फिर हमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। फिर हमें वेवलेंथ निकालना है फोटोन का जब कहां से ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है। कल का लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा अपलोड। चलो फटाफट से सॉल्व करके बताओ। देखो बाइंडिंग एनर्जी पहला आइडेंटिफाई द सैंपल। सैंपल कौन सा है? Z² इज 2.7। हम अप्रोक्सीमेटली बताएंगे, अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास है वो बता दो। कुलदीप मीना बहुत एकदम सही, ठीक है, लिथियम, ठीक है। देखो बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है कितना, 13.5। हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बेटा N2 तो हमेशा क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी के इनफाइनाइट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कब होगा? जब N1 क्या होगा, सेकेंड टाइम एक्साइट कब होगा? फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा जब सेकेंड पर होगा, सेकेंड टाइम एक्साइट पर होगा जब वो थर्ड पर होगा, ठीक है। तो N1 N2 हमें पता चल गया। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 Z², और ये क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 1/∞, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट बराबर हो गया, ठीक है। तो Z² इज इक्वल्स टू 9, तो Z ऑलमोस्ट इक्वल टू 3, और Z3 होता है लिथियम के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी हमें Z पता चल गई, तो आयनाइजेशन एनर्जी को N से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें कहां से निकालना है पता है कि किसी भी चीज का आयनाइजेशन एनर्जी मतलब N इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक। आयनाइजेशन एनर्जी का N से कोई लेना देना नहीं होता है, वो क्या होता है 13.6 Z² ही होता है। तो क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 9 हो जाएगा। किस में आएगा ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तीसरी बात क्या पूछा है इसमें कि एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब N1 क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड एक्साइटेड N1 इक्वल्स टू 3 और N2 इज इक्वल्स टू 4। और जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, उसी एनर्जी का तो आपको फोटोन देना पड़ेगा। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा 13.6 Z², 13.6 Z² 1/N1² माइनस 1/N2², तो 1/9 माइनस 1/16, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन वाले का भी निकाल के कर सकते हो। तीसरी बात क्या पूछ रहा है हमसे? चौथी बात क्या पूछ रहा है कि वेवलेंथ कहां से कहां तक? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक, मतलब N1 क्या हो जाएगा इसका 1, और N2 क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब N2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 13.6 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू Z² इज इक्वल्स टू लैम्डा। एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो एनर्जी को लैम्डा से इक्वेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे जल्दी से बताओ? hc/लैम्डा, जिसमें मैंने hc की भी वैल्यू फिक्स कर दी थी। क्या हो जाएगा 12400, याद आ रहा है 12400, पूरे चैप्टर में ये काम आएगा, ठीक है। 12400 लैम्डा, यहां से लैम्डा हमें ध्यान में रखना है, किसमें आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ही आ रहा है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ही तो आ रहा है। मैंने क्या बोला था, एनर्जी एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, उसमें हमें साइंस से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया सबको? बाइंडिंग एनर्जी पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्या N1 क्या होगा? N1 1 कैसे लिया है लास्ट में? क्योंकि ये फाइनली N1 1 ग्राउंड स्टेट बोला है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का N1 क्या होता है?
N1 हम नीचे वाले को लेते हैं और N2 ऊपर वाले को लेते हैं, इसीलिए N1 इक्वल्स टू 1, N2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन से एनर्जी की बात कर रहे हैं और कौन से एनर्जी में N1 N2 कहाँ लगता है, क्या फिक्स होता है, बस वो समझ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, पोटेंशियल और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें बस ध्यान में रखनी है। अब आए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो अब बीएमए से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे हो सकते हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजीज थे, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है बेटा, अच्छा मुझे बताओ बीएमए किस पे एप्लीकेबल होता है? बीएमए किस पे एप्लीकेबल होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए है। तो जो भी क्वेश्चन मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बताऊंगी वो सारे क्वेश्चन आपके बीएमए से भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना हो जाएगा कि ये थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, क्योंकि इसमें बीच में और भी जो इन्वेंशंस हुए थे उसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन जो क्वेश्चंस है वो आप उससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा। आपको जो भी, आप ये मत समझना कि दोनों मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही टाइप का, मतलब दो तरह से आपको समझाने का तरीका है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ और इन्वेंशंस जुड़ गए हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जहां तक कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग का अप्रोच है, आप दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो हाइड्रोजन जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? इससे पहले हमने स्पेक्ट्रम वर्ड कब यूज किया था? इससे पहले स्पेक्ट्रम वर्ड कब यूज किया था? याद करो, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की थी, याद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम क्या कर रहे थे, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया था, सारे ईएमआरस को अरेंज कर दिया था, और जो हमें सीरीज मिली थी उसी को हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद है? ठीक है, तो बेटा जो स्पेक्ट्रम वर्ड होता है ना, स्पेक्ट्रम का वर्ड का मतलब ही यही होता है, किसी भी चीज को अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो जो हमें पैटर्न मिलता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और स्पेक्ट्रम जो वर्ड है, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, ये जनरली किससे रिलेटेड होता है? लाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, लाइट से बोल दूं या लाइट के वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो होता है कि किसी भी सीरीज को अगर आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्पेक्ट्रम। अब देखो स्पेक्ट्रम दो तरीके से मिल सकता है, स्पेक्ट्रम दो तरीके से मिल सकता है। एक तो जब भी कोई चीज, जब भी कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तब। ठीक है, तो एब्जॉर्ब होगी तो जो हमें रेडिएशन मिलेगा वो बोलेंगे हम उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब भी कोई रेडिएशन एमिट हो रही होगी और उसके रेडिएशन के एमिट होने के वेवलेंथ को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दे, अरेंज कर दे, तो जो पैटर्न मिलेगा वो कौन सा पैटर्न होगा? वो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। आगे बात समझ में? तो स्पेक्ट्रम दो तरह, स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम दो तरह से होते हैं। ये तो हमारा जो है ये बेस्ड ऑन द ओरिजिन है कि इसका सोर्स क्या है, सोर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है या सोर्स जो है वो एमिट कर रहा है कोई भी लाइट का वेवलेंथ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द सोर्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोलूंगी सिर्फ उतना ही लिखना है। तो देखो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हम उसको एक्साइट करें, उसको एनर्जी दें, उसको फोटोन के फॉर्म में एनर्जी दें, तो ये क्या करेगा, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रेडिएशन एमिट भी कर सकता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन हो सकता है इसमें रेडिएशन का। तो अब जो इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसके स्टडी को जो हम क्या कहते हैं, जो स्पेक्ट्रम की स्टडी होती है उस साइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जिस जिस भी डिवाइस से हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई? कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अब मैं जो बोलूंगी वो लिखना है, ठीक है? तो लिखेंगे स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसके स्पेक्ट्रा की स्टडी करें? सिंगुलर होता है स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम होते हैं बहुत सारे। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस। वो डिवाइस ऐसा डिवाइस होगा, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि इनके वेवलेंथ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है? अब इसको हम किस पे, देखो ऑब्टेन किस पे करते हैं? अब देखो हमने क्या किया, मैंने आप लोगों को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में मैंने आप सबको अरेंज कर दिया, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में अरेंज कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी, मैं एक लाइट फॉल कराऊंगी आप लोगों के ऊपर। अब आप लोगों की शैडो बनेगी, मैं यहाँ पे एक क्या रख दूंगी, एक ब्लैक कपड़ा लगा दूंगी, ठीक है? जिसके ऊपर आपकी क्या होगी, व्हाइट कपड़ा लगा दूंगी जिसके ऊपर आपकी शैडो ऑब्टेन होगी, ठीक है? तो अब शैडो कैसी होगी? डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर जिसमें मैंने आप लोगों को अरेंज किया है, ठीक है? ऐसे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? तो ये किस पे ऑब्टेन हुआ? ये मैंने बोला मैंने व्हाइट पर्दे पे ऑब्टेन किया। तो व्हाइट पर्दा, जिस चीज पे मैं ये जो स्पेक्ट्रा है वो ऑब्टेन कर रही हूं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम, ठीक है? स्पेक्ट्रोग्राफ, सॉरी। आगे बात समझ में? स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है? तो एक ऐसे हम फोटोग्राफिक प्लेट पे अरेंज करें, फोटोग्राफिक प्लेट पे भी अरेंज कर सकते हैं या फिर हम क्या कर, इस पे भी अरेंज कर सकते हैं, किसी भी ग्राफ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं उसको, ठीक है? अब जैसे कि एग्जाम्पल में बोलूं तो प्रिज्म है, प्रिज्म पर एक्सपेरिमेंट सभी बच्चों ने किया है, होता है बचपन में, ठीक है? प्रिज्म से क्या करते हो आप, कोई भी व्हाइट लाइट पास कराते हो तो वो किसमें स्प्रेड हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, किसमें? विबग्योर में, ठीक है? तो विबग्योर में डिस्पर्स हो गया। अब मतलब क्या हो गया, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज हो गया विबग्योर, ठीक है? तो विबग्योर जब मिल गया हमें, तो वो किसकी वजह से मिला? प्रिज्म की वजह से। और प्रिज्म ने हेल्प किया किसको? उसको एक अरेंजमेंट में लाने में, ठीक है? तो प्रिज्म भी किस टाइप का है? एक स्पेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है? द पैटर्न ऑफ द फोटोग्राफ विच इज ऑब्टेन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राम। द पैटर्न, जो भी पैटर्न या फिर फोटोग्राफ obtained by the emission of the spectrum, by the emission या absorption of the spectrum is known as spectrograph। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो स्पेक्ट्रम है, मैंने क्या बोला, उसको दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, साथ साथ में बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे। स्पेक्ट्रम की हम बात करें, ठीक है? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मतलब वो किस ऑरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब वो क्या एमिशन वाले ऑरिजिन से एमिट हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन से। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्पेक्ट्रम को हम दो
चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि एमिशन ऑफ रेडिएशन से मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमें, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये क्या कैसा सोर्स होना चाहिए था इसमें, एमिटिंग सोर्स। ठीक है, जो कोई ना कोई लाइट या कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा हो, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर किसी के एब्जॉर्प्शन से मिल रहा है तो वो क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या मिलेगा, एब्जॉर्बिंग सोर्स होना चाहिए। वो सोर्स क्या करना चाहिए, कुछ रेडिएशन या कुछ एनर्जी क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, एब्जॉर्बिंग सोर्स। यहाँ पे किसी को डाउट, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये सिंपल सी बात है। एमिटिंग के बाद मैंने लिखा है कि एमिटिंग सोर्स, एमिशन स्पेक्ट्रम एमिटिंग सोर्स से निकलता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्बिंग सोर्स से निकलता है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको बस हमने अलग अलग नाम दे दिया है, ये बात आपको पहले भी पता थी। ठीक है, कुछ नया नहीं है। दूसरा जिस बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं, इसका नेचर, बेस्ड ऑन द नेचर। अब नेचर पे बेस्ड कैसे हो सकता है ये, नेचर पे बेस्ड ये दो तरह का हो सकता है। एक तो होगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसको फर्दर हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। अब ये क्या है अभी बताती हूँ। इतना लिख लिया सबने? अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। विबग्योर कैसे बनता था, व्हाइट लाइट को आपने प्रिज्म से पास कराया है, तो क्या क्या लिख रहे हो, नोट कर लो। ठीक है, सुनते रहो साथ में। आपने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया, तो क्या मिला आपको, विबग्योर मिला। ठीक है, आपने रेनबो भी देखा होगा अपने जीवन में कभी ना कभी। ठीक है, सबने देखा होगा। तो क्या उसमें आपको पता लगता है कि रेड लाइन, वॉयलेट लाइन कहाँ पे खत्म हुई और इंडिगो लाइन कहाँ शुरू हो गई, या फिर ब्लू लाइन कहाँ शुरू होगी? आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक स्पेसिफिक आप कोई लाइन खींच के ये नहीं बता सकते हो कि इस लाइन से ब्लू लाइन शुरू होगी, इस लाइन से येलो लाइन शुरू होगी। तो वो स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जो भी आपका लाइट नेचुरल, जो भी लाइट का सोर्स होगा, वहां से जो भी स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमें मिलता है हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे कि आपका सनरेज से मिलता है, रेनबो मिलता है, वो क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आपका व्हाइट लाइट से बनता है, वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आप लोहे की रॉड को हीट करते हो तो कलर क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कलर पहले धीरे धीरे क्या होता है, रेड हॉट होना शुरू होता है। रेड हॉट होते होते आपको बाइफर्केशन पता नहीं चलेगा कि वो रेड से येलो कब हो गया, येलो से ब्राइट येलो कब हो गया, और उसके बाद ब्लू कब जलने लगा। तो वो क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या होता है आपका नेचुरल सोर्स से होता है। नेचुरल सोर्स मतलब लाइट सोर्स से होता है, या फिर किसी भी हॉट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करोगे तब ये आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, अब देखो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम हर बार आपको जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिले। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो आपने सिर्फ जीवन में अभी तक लाइट का देखा है। ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं उनका अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर पास कराओ तो जो आपको बैंड मिलता है वो लाइन लाइन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन के फॉर्म में मिलता है, और कुछ में जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो बैंड के फॉर्म में मिलता है। मतलब ऐसे ये एक बैंड मिलेगा, फिर डार्क स्पेस होगा, फिर दूसरा कलर का बैंड मिलेगा, फिर डार्क स्पेस होगा, फिर तीसरा बैंड होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, एक लाइन होगा लैम्डा 1 वेवलेंथ का, फिर डार्क स्पेस होगा, जो खाली है वो डार्क स्पेस है।
ठीक है, और लैम्डा 2 होगा, फिर ये डार्क स्पेस होगा, फिर आपको लैम्डा 3 दिखेगा, फिर डार्क स्पेस दिखेगा और ये लैम्डा 4 दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 तक एक बैंड दिखेगा, दूसरा बैंड कुछ गैप के बाद, मतलब कुछ डार्क स्पेस के बाद आपको लैम्डा 3 से लेके लैम्डा 4 तक एक बैंड दिखेगा, और लैम्डा फिर एक डार्क स्पेस आएगा, फिर लैम्डा 5 से लैम्डा 6 तक एक बैंड दिखेगा। डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें सिर्फ आपको एक डिस्क्रीट लाइन मिल रही है, अलग अलग, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, और इसमें क्या मिल रहा है आपको, चौड़े चौड़े बैंड्स मिल रहे हैं, मतलब लैम्डा 1 से लैम्डा 2 ये, फिर डार्क स्पेस, फिर लैम्डा 3 से लैम्डा 4 ये, फिर डार्क स्पेस, फिर लैम्डा 5 से लैम्डा 6 ये। आगे बात समझ में। तो स्पेक्ट्रम दो तरीके से हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम फर्दर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइन एंड बैंड। अब देखेंगे जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, ये तो मैंने बोल दिया कि लाइट सोर्स से मिलता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट करो तो मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम तो देखो सिंपल, आपको लाइन ऑब्टेन हो रहा है, आपने जो भी है लाइट पास कराई स्पेक्ट्रोग्राम से, स्पेक्ट्रोस्कोप से, और आपको क्या मिला, लाइन के फॉर्म में मिला आपको स्पेक्ट्रम, तो लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। बैंड के फॉर्म में मिल रहा है तो बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। और अगर कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, मतलब आपको कोई गैप नहीं दिख रहा उसके बीच में, कोई डार्क स्पेस नहीं दिख रहा, आप कुछ बाइफर्केशन नहीं कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बता दिया किसके लिए होता है। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना बच्चों, वो जनरली एटम्स का होता है। एटम्स जो होते हैं, क्योंकि एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएंगे तो वो फोटोन के फॉर्म में अपना एनर्जी रिलीज करेंगे, फोटोन के फॉर्म में मतलब लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेंगे, और आपको कुछ ना कुछ बैंड मिलेगा, बैंड नहीं सॉरी, कुछ ना कुछ लाइन मिलेगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फॉर एटम्स मोस्टली। ठीक है, अब बैंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमें मिलता है मॉलिक्यूल्स में। जब किसी भी मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे दिख नहीं रहा, बैंड स्पेक्ट्रम के नीचे मॉलिक्यूल लिख लो। ठीक है, तो बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है हमें मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि आपको पता है कि बैंड क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये ग्रुप मिल रहा है लैम्डा 1 से लैम्डा 2, और मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, एक या एक, दो या दो से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तभी तो वो मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमें बैंड के फॉर्म में मिलता है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखना है कि एमिशन स्पेक्ट्रम किस सोर्स से मिलेगा हमें, जब हमारा जो सोर्स होगा वो क्या होगा, एमिटिंग सोर्स होगा। और एमिटिंग सोर्स क्या हो सकता है हमारा, कोई भी बल्ब हो सकता है। ये मैं लिखवाऊं या फिर इसी डायग्राम में बना दूं, इसी डायग्राम में सारा लिख दूं या फिर तुमको वो लिखवाऊं डेफिनेशन, लिख सकते हो डेफिनेशन। ठीक है लिखो, मैं साथ में मैं इसमें सारा बना दे रही हूँ, मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम हेडिंग डालो और उसमें लिखो, व्हेन द रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स दैट इज बल्ब sun. Emission spectrum is obtained when radiation is emitted from a source that is from sun, bulb. याद करो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा रहे थे एट लो प्रेशर, तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हो रहा था, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो वो भी क्या था, एक एमिशन हो रहा था। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। लिखो, passing electric discharge through gas, passing electric discharge through gas, और ये गैस किस पे था, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे कर रहे थे ना, लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज पास करा रहे थे, तब क्या प्रोड्यूस हो रहा था हमारा, ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, या फिर मैंने क्या बोला था कि हीट करेंगे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तब भी हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, बाय हीटिंग ऑब्जेक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर।
तब भी हमारा क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे कि जब हम एग्जांपल लिख लो इसमें कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म देन हमें क्या मिलता है, हमें प्लेट पे क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू, इसमें एग्जांपल लिख लेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम में, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म। अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, ये क्या हो सकता है, डिपेंड सोर्स अगर बल्ब है तो हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। सोर्स अगर कोई एटम है तो हमें कैसा मिलेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा, लाइन मिलेगा, या फिर मॉलिक्यूल है तो बैंड मिलेगा। तो इसके बाद लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, सिमिलरली फॉर एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, पहले एमिशन का लिख लेते हैं, लिखो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। अब पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, जब भी कभी व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट का सोर्स हमारा प्रिज्म पे फॉल करेगा, या फिर कभी भी हॉट ग्लोइंग ऑब्जेक्ट क्या शो करेगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करेगा, या फिर जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो भी हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, तो लिख लो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, एक तो व्हाइट लाइट डिस्पर्जन, और हॉट ग्लोइंग बॉडी, किसी भी हॉट ग्लोइंग बॉडी, when electric discharge is passed through gas at low pressure। ठीक है, तो इन सारे केसेस में हमें क्या मिलेगा, हाँ इन सारे केसेस में हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे हम, ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, ये आपने व्हाइट लाइट इस पे पास की, यहाँ पे आपने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया हुआ है। ठीक है, अब फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होगा, 7 डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में कैसे होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में जब गैस पास करा रहे थे, किसी भी गैस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा रहे थे लो उस पे, तो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे थे ना, कैथोड रेज और एनोड रेज, तो उससे क्या हो रहा था, वो ZNS पे स्ट्राइक कर रहे थे जाके, तो वो क्या कर रहा था, ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस कर रहा था। तो ऐसे वो भी क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बनाया तो मैंने इसको लाइन में है, लेकिन ये क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। मतलब ये कैसा होता है, ऐसा होता है, कहाँ वॉयलेट खत्म हुआ, कहाँ इंडिगो खत्म हुआ, कहाँ ब्लू खत्म हुआ, कहाँ ग्रीन शुरू हो गया, हमें कोई आइडिया नहीं होता। ये क्या होता है, आप हमको एज इट इज एक ही में मर्ज मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया, आप जब बता नहीं पाओ कि कौन सी चीज कहाँ खत्म हो रही है, एग्जैक्टली कहाँ शुरू हो रही है, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आगे मेरी बात समझ में, और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ये बना लिया ना डायग्राम सबने। एमिशन स्पेक्ट्रम डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ये सब डिपेंड कर रहा है हमारे किसी सोर्स पे। ठीक है, सोर्स अगर हमारा नॉर्मल लाइट है, ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। सोर्स हमारा कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, डिसकॉन्टिन्यूअस
स्पेक्ट्रम, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अगेन लाइन स्पेक्ट्रम मैंने क्या बोला था, लाइन स्पेक्ट्रम किससे मिलेगा, जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लाइट देंगे फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, लाइन स्पेक्ट्रम का ही है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसीलिए मैंने बोला है लाइन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं आपके क्या मिलेंगे इसमें, लाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगे। दूसरा जो होगा इसका बैंड स्पेक्ट्रम होगा, वी आर ओनली कंसर्न विद द लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इसलिए हमारा जो कंसर्न है सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम पे होगा। बाकी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्या होता है ये, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम किसके लिए होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, बैंड स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें आपको लाइन के फॉर्म में मिलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्या मिलेगा आपको, बैंड के फॉर्म में मिलेगा, छोटा बड़ा बैंड, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट, डार्क स्पेसेस। ये यहाँ पे तो अब मैं व्हाइट कलर से लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन ये जो व्हाइट है वो एक्चुअली क्या है, डार्क स्पेस है, देख लिया हमने। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे आते हैं। देखो आपने वो देखा होगा ना, रोड पे लाइट जलती है, स्ट्रीट लाइट, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम लाइट बोलते हैं। ये सोडियम लाइट जल रही है, सुना है कि नहीं नाम, या बल्ब भी बोलते हो तुम लोग, नहीं सुना, तो अब सुन लो, अब से सोडियम लाइट बोलना, ठीक है। कौन से कलर की होती है वो, जनरली येलो कलर की होती है। अब येलो कलर की है और उसको सोडियम लाइट बोलते हैं, मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सोडियम मेटल होता है वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो मेरे जो बाल हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कोई भी चीज सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। सारी लाइट एमिट कर देगा तो व्हाइट हो जाएगा। सोडियम लाइट क्या करता है, येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो येलो कलर का दिखता है, ठीक है। जो सब्सटेंस या जो भी बॉडी जो कलर को एब्जॉर्ब करेगी वो उसी कलर का दिखता है, ठीक है। क्योंकि ब्लैक का केस अलग है, क्योंकि ब्लैक तो होता ही क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट का क्या मतलब है, सारी चीज एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। तो ब्लैक का छोड़ के अगर हम बाकी चीजों को देखें तो जो सब्सटेंस जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो वही रेडिएशन एमिट करता है। सोडियम जो होता है वो येलो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसीलिए सोडियम क्या करता है, येलो रेडिएशन ही एमिट भी करता है। सोडियम का जब भी हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, येलो कलर का मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम हमने देख लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं। अब मैं इसको समझा रही हूं कि अभी आपने जब सिंपल व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कर दिया था तो आपको क्या मिला था, विबग्योर, ठीक है। अब मैंने कहानी को ट्विस्ट कर दिए, मैंने क्या किया, व्हाइट लाइट लिया, अब मैंने उसको एक सोल्यूशन से पास करा दिया। अब इस सोल्यूशन में ये क्या था, सोडियम सोल्यूशन, सोडियम का सोल्यूशन था, ठीक है। अब यहां से दोबारा लाइट पास हुई और इसको मैंने अब क्या किया, प्रिज्म पे ऑब्टेन किया। अभी मैंने बोला था सोडियम लाइट कौन सी रेडिएशन है, अब मैंने इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा, कितनी लाइंस मिली, 6 लाइन मिली। क्यों,
क्योंकि इसने एक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया। कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है? येलो कलर एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा, और जो येलो वाली जगह थी ना बच्चे, वहां पे आपको दो ऐसे डार्क स्पेस दिखेगा, दो। अब मुझे पूछोगे कि दो क्यों दिखेगा? क्योंकि यही इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। येलो लाइट ही क्यों एब्जॉर्ब किया? क्योंकि ये इसका नेचर है, ठीक है। अब किसी के बाल ब्राउन होंगे, किसी के बाल ब्लैक होंगे, किसी के बाल व्हाइट होंगे, तो फिर वो आप इसका तो कोई रीजन नहीं हो सकता, वो उसका नेचर है, ठीक है। तो सोडियम सोल्यूशन येलो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए आपको जो स्पेक्ट्रम में येलो लाइट नहीं दिखेगा इसका, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब कर लिया येलो लाइट, अब ये खुद किस कलर का एमिट होने लगेगा? खुद कलर कौन से कलर का चलेगा? ये सोडियम येलो कलर, ठीक है। जो एमिशन एब्जॉर्ब, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, वही रेडिएशन वो एमिट करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे येलो कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ, ठीक है। हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे, जैसे सोडियम सोल्यूशन येलो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही पोटेशियम जो होता है वो वॉयलेट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम का सोल्यूशन रखती तो वॉयलेट की जगह हमें डार्क स्पेस मिलता। कितना डार्क स्पेस मिलता वो हमें नहीं पता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो सोडियम सोल्यूशन पर ही हुआ था, ठीक है। हमें इतना डीप में रिसर्च करना भी नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लाइट कुछ मेटल्स क्या करते हैं, सारे करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिथियम जो है वो पिंक करता है, और कैल्शियम जो है वो स्कारलेट रेड करता है। स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड का क्या मतलब है? सिंदूरी कलर। येलो लाइट पास कहाँ हुई है? येलो लाइट की जगह इसमें येलो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। अब एब्जॉर्ब कर दी तो पास कहां से करेगा? जो चीज एब्जॉर्ब हो गई वो वापस कैसे पास करेगा इसको? वो तो खुद उसने एब्जॉर्ब कर लिया ना, और अब वो खुद ही किस कलर में चलेगा? येलो कलर में। हाँ, ये होते भी इसी कलर के हैं, इसीलिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इनका कलर क्या होता है और ये कौन से कलर में हमें दिखते हैं। ये सारी चीजें हम इनऑर्गेनिक में बोलते हैं। प्रिज्म को ये सारी लाइट दे दी, सिर्फ येलो की जगह दो ब्लैक बैंड्स आ गए, ठीक है, दो ब्लैक लाइन आ गई, बाकी सारे कलर दिया इसने प्रिज्म को। लिखा तो हुआ है बेटा, ठीक है। तो सोडियम सोल्यूशन को कर लो या सोडियम वेपर्स में पास करा लो, ये क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आगे बात समझ में। अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रब कर दो। अब जैसे यहाँ पे मैंने किसको पास कराया? सोडियम को एब्जॉर्ब कराया ना, मैंने सोडियम को एब्जॉर्ब करवाया लाइट, तो उसने हमें स्पेक्ट्रम दिया, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करा दूंगी लाइट, तो क्या मिलेगा हमें? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है, और गैस के लिए हम एब्जॉर्प्शन कैसे कराते थे? गैस का एब्जॉर्प्शन कैसे कराते थे? डिस्चार्ज ट्यूब में। तो जब मैं डिस्चार्ज ट्यूब ले लूंगी एक, ठीक है, ये आपका कैथोड एनोड, ठीक है, इसमें मैंने H2 गैस लिया है एट लो प्रेशर, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब ये क्या करेगा? लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे ये क्या करेगा? इल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब यहां से इल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस होगा तो यहां से कोई लाइट प्रोड्यूस होगी। अब मैं इस लाइट को क्या करूंगी? प्रिज्म से पास करा दूंगी। यही चीज हमने क्या की थी? सोडियम में की थी। सोडियम में आसान था क्योंकि सोडियम का सोल्यूशन हम देख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका वेपर बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हमने डिस्चार्ज ट्यूब भी ले लिया। अब मैंने इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व किया? ये बहुत मजेदार चीज ऑब्जर्व की थी, क्योंकि सारी कहानी ही इस पे हाइड्रोजन साइकिल में। अब उसने जो एब्जॉर्ब किया था, तो हमें कितनी लाइंस डार्क मिली थी? कितनी डार्क लाइंस मिली थी? दो डार्क लाइंस मिली थी। इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें 6 लाइंस मिलेंगी। हमें क्या मिलेंगी? टोटल 6 लाइंस। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, सवाल नहीं कर सकते हम इस पे।
एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जब हाइड्रोजन गैस जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था उसको जब हमने प्रिज्म से पास कराया, मतलब जो स्पेक्ट्रम हमें मिला किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो कितने लाइंस मिली हमें, 6 लाइंस मिली, 6 लाइंस। ठीक है, अब जब 6 लाइंस को इनको फर्दर जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा ना तो पूरी कहानी बदल गई। क्यों? क्योंकि जब इसको हमने पूरा माइक्रोस्कोप में देखा, हाँ 6 लाइंस मिली। अब मतलब 6 गैप्स बोल दो या 6 लाइंस बोल दो, 6 ब्लैक लाइंस बोलो या फिर कुछ भी बोल दो, ठीक है, 6 लाइन ही बोलो, ठीक है। अब जब हमने इसको फर्दर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि जो हर एक लाइन है, हर एक लाइन है वो किस में डिवाइडेड है, इनफाइनाइट लाइंस में डिवाइडेड है। मतलब ये जो नीचे वाला लाइन है ये क्या था, छोटे छोटे या और फाइनली इनफाइनाइटली माइन्यूट लाइंस में ये क्या थे, डिवाइडेड थे। ये भी 1 2 3 4 आई बात समझ में कहानी। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा फर्दर तो ये जो 6 लाइंस थे वो फर्दर और भी माइन्यूट स्मॉल लाइंस में, इनफाइनाइट लाइंस में डिवाइडेड थे। थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट है, जैसे रदरफोर्ड का था वैसे ये भी है। हाइड्रोजन लाइट ने इल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस किया, उसको हमने प्रिज्म से पास कराया। जब हमने प्रिज्म से पास कराया तो हमें 6 लाइंस मिली। अब ये 6 लाइंस को हम जब स्टडी करने गए तो हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, और जब इनको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें हर एक लाइन जो थी, ये जो एक लाइन एक्चुअल में दिख रही थी, ये कितनी लाइंस थी, इनफाइनाइट लाइंस थी, छोटी 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 छोटी। ठीक है, फिर दूसरी भी इनफाइनाइट छोटी छोटी लाइंस। ठीक है, फिर ये क्या था, ये भी छोटी छोटी लाइंस। ठीक है, रिडबर्ग ने किया था ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, हर एक लाइन पे अलग अलग साइंटिस्ट ने आके एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अलग अलग लाइंस ने, सब अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है, अलग अलग लाइंस के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। 6 लाइंस थे तो 6 साइंटिस्ट आए थे, 6 ने इनको स्टडी किया था और एक फॉर्मूला बनाया था। ये कहानी समझ में आई क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, इसको कहानी के फॉर्म में लिखना है, लिख लो कि व्हेन हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर इज पास थ्रू वेरी हाई वोल्टेज, then pass through a prism, then the light obtained is passed through a prism and 6 lines are obtained, which is further when observed under microscope we found that there were infinitely many lines that were observed for every single line. ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम क्या, ये क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दिस इज एमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यही है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसी के बारे में, इन्हीं ये जो 6 छोटे छोटे लाइंस हैं इनके बारे में ही हमें स्टडी करना है। इतनी बात क्लियर है सबको? नहीं, ये डार्क लाइंस नहीं, ये एमिशन हो रहा है बेटा। एमिशन तो तब होता है जब मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट लेके जाती और ये कुछ एब्जॉर्ब करता, उसके बाद में फर्दर प्रिज्म से पास कराती, तब होता है ना एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे तो हमने इसी की लाइट को क्या किया है, फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया है, तो ये वाली तो एमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बना लिया सबने? अब हम आते हैं कि ये एक एक लाइन जो थी, ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये वही है जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में हम देखा करते थे। अब मुझे बताओ एन जो है, जो एन हम देख रहे थे, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ये मैक्सिमम कितने हो सकते थे? बोर ने क्या बोला था, मैंने बोला था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बीएमए एक ही चीज है लेकिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं। बीएमए में हमें N1 और N2 बताना पड़ता था, लेकिन इधर जो है, जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने N1 N2 क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। ठीक है, अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट से, बस यही अंतर है।
क्वेश्चन आप उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑर्बिट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम किसी भी एटम में, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में ऑर्बिट्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। और n इक्वल्स टू 1 क्या होता है? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 3। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब ये ऊपर भी जा सकता है, ये ऊपर इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये भी ऊपर इनफाइनाइट तक जा सकता है। इनफाइनाइट दिख रहा है तुम लोगों को? इनफाइनाइट बना लेना, इसके ऊपर इनफाइनाइट बना लेना, ठीक है। डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा n3, n4, n5, n6, n इक्वल्स टू 7 एंड n इक्वल्स टू 8। 8 तो दिख रहा होगा। इनफाइनाइट दिखता थोड़ी ना, इसीलिए मैं बोली हूँ डॉट 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 इनफाइनाइट बना लो, ठीक है। मैं सिर्फ 8 तक बना रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि 8 तक ही एप्लीकेबल होगा, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। अब देखो इन 6 लाइंस को पहले इसको ऑब्जर्व किया कि ये जो इनफाइनाइट लाइंस है ये कहाँ से आ रही हैं। तो जब ये इनफाइनाइट लाइंस को हमने ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि ये जो इनफाइनाइट लाइंस है ये कहीं से भी आ रही हैं, मतलब इंफिनिटी से आ रही हैं, लेकिन रुक कहाँ रही है वो n इज इक्वल्स टू 1 पे, मतलब यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, यहां से यहां। सबका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? n इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये जो चीज की खोज की थी वो की थी लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने, लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। लाइमन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये वाला जो मैंने बताया बनाया था। अब इसके बारे में, ये इनफाइनाइट लाइंस क्यों आ रहे थे? क्योंकि इनफाइनाइट से क्या हो रहा था? एमिशन हो रहा था। एमिशन कब होता है बच्चों? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपने नीचे वाले स्टेट में आता है तब एमिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट मिलेगा, है ना। तो यही है एमिशन, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज के लिए। मतलब लाइमन सीरीज हमेशा कहां पे आके रेस्ट करेगा? n इज इक्वल्स टू 1 पे। अब देखो n है, ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी भी होगी, और उस एनर्जी की करस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ भी होगा, होगा कि नहीं होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके करस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ भी होगा, और वेवलेंथ आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता था? अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो ये जिस वेवलेंथ में लाई करता है ना बच्चों, वो वेवलेंथ होता है आपका यूवी रेडिएशन वाला। यूवी रेडिएशन के वेवलेंथ में, यूवी रीजन में ये लाई करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? पहली बात, लाइमन सीरीज n इक्वल्स टू 1 पे फॉल करेगा। दूसरी बात, किस रीजन में फॉल करेगा वो? यूवी रीजन में। तो ये वाला चीज क्लियर हो गया आपको? n इक्वल्स टू 1 क्यों आ रहा था इनफाइनाइट लाइन, ये पता चल गया। दूसरी बात, अब n इक्वल्स टू 2 पे आते हैं। तो n इक्वल्स टू 2 पर क्या हो रहा था कि इनफाइनाइट से आ रहा था, लेकिन कहां पे गिर रहा था वो? n इक्वल्स टू 2 पे। दिख रहा है? सीधा बना लेना मेरा पहला वाला टेन, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 पे फॉल कर रहा था, फिर यहां से भी n इक्वल्स टू 2 पे फॉल कर रहा था, यहां से भी n इक्वल्स टू 2 पे फॉल करेगा, इधर से भी 2 पे, इधर से भी 2 पे, और इधर से भी 2 पे। इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? n इक्वल्स टू 2, और n2 क्या हो सकता है? 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो अब इसकी कहानी समझ में आ गई सबको?
ठीक है। और ये जो सीरीज की लाइन थी ये हमारा किया था किसने, बार्मर नाम के साइंटिस्ट ने, बार्मर सीरीज बोलते हैं इसको, बार्मर, ठीक है, बार्मर सीरीज, ठीक है। तो बार्मर सीरीज लिख लेना। और ये लाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये ओनली सीरीज है जो कि हमें आंखों से दिख सकता है, मतलब ये आंखों से कौन सा दिखता है, विजिबल रीजन वाला, ये ओनली सीरीज विच लाइज इन द विजिबल रीजन। बाल्मर सीरीज इज द ओनली सीरीज विच लाइज इन द विजिबल रीजन। आई बात समझ में? इसकी कहानी क्लियर हो गई। अब आते हैं, देखो टोटल ऐसे कितने लाइंस मिलेंगे, 6 लाइन मिलेंगे, 2 की बात कर ली हमने। अब कौन से कलर से बनाऊं, ग्रीन से बनाती हूँ, ग्रीन वाला बताओ। नेक्स्ट जो n इक्वल्स टू 3 पर वो किस पे लाई करेगा, वो किस पे आके रेस्ट करेगा, ये दूसरे पे रेस्ट कर रहा था, वो तीसरे पे करेगा, ठीक है। और कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है और तीसरे पे रुक जा रहा है। ठीक, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने, इनका नाम था पाश्चन, ये साइंटिस्ट का नाम था लाइमन बाल्मर पाश्चन। मैं अभी याद करने का तरीका बताऊंगी इसको, घबराओ मत। ये क्या था, पाश्चन, इस सीरीज का नाम है पाश्चन सीरीज। n इक्वल्स टू 3 पे लाई करेगा और इसके बाद मतलब विजिबल रीजन के बाद जितने भी बाकी हैं 3, 4, 5 और 6 पे जो लाई करेंगे वो किस पे करेंगे, वो सारे आते हैं आपके इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो पाश्चन सीरीज मतलब n इक्वल्स टू 3 वाला, n इक्वल्स टू 4 वाला, n इक्वल्स टू 5 वाला और 6 वाला सभी किस में लाई करेंगे, इंफ्रारेड रीजन में। याद आपको सिर्फ ये दोनों रखना है, उसमें भी ये तो याद रहेगा आपको, बार्मर सीरीज विजिबल रीजन में आता है, ठीक है। और यूवी सीरीज में कौन आता है, लाइमन सीरीज आता है, ठीक है। क्लियर है इतना, पाश्चन सीरीज सबको क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट बताओ किस पे फॉल करेगा, n इक्वल्स टू 4 पे। ये पूरा पेज पे बनाना आप लोग, मेरा तो इतना बड़ा बोर्ड भी छोटा पड़ गया। वैसे इसका मतलब नहीं है, बना दे रही हूँ। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हम बना रहे हैं कौन सी लाइन, चौथे पे फॉल करेगी, तो ये हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट से आ रहा है, फोर्थ पे फॉल कर रहा है, फोर्थ पे फॉल कर रहा है, फोर्थ पे और फोर्थ पे, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था उन साइंटिस्ट का नाम था ब्रैकेट, BRACKETT। तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ये पाश्चन सीरीज था, ये ब्रैकेट सीरीज है, ठीक है। उसके बाद हमारे आएंगे, 4 हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ब्लैक पेन से बनाती हूँ। ये कहां से, ये कहां पे फॉल करेगा बताओ, नेक्स्ट वाला 5th पे फॉल करेगा, इनफाइनाइट से आएगा और 5th पे, मैक्सिमम इनफाइनाइट से आ सकता है और 5th पे फॉल करेगा, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पी फंड, तो पी फंड सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो लास्ट सीरीज है, हालांकि आपका क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है इससे, लेकिन 6 हमें लाइंस मिली थी तो 6 के बारे में पढ़ना जरूरी है। जो क्वेश्चन आपका आता है वो ज्यादातर ब्रैकेट सीरीज तक ही आता है, कभी कभी पी फंड या हम्फ्री बोल देता है, हम्फ्री, ये इसका नाम है हम्फ्री, किस पर आएगा ये, 6 पर गिरेगा, हम, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, ये सारे के सारे किस रीजन में आएंगे, पाश्चन सीरीज से लेके ये सारा किस में आ रहा था, इंफ्रारेड रीजन में आ रहा। समझ में आ गई।
वो इनफाइनाइट लाइंस की कहानी क्यों हो रही थी? क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहे थे और लाइमन पे 1 पे गिर रहे थे, फिर इनफाइनाइट से आ रहे थे और बामर पे 2nd पे गिर रहे थे, इनफाइनाइट से आ रहे थे पास्चन पे 3rd पे गिर रहे थे, इनफाइनाइट से आ रहे थे ब्रैकेट पे 4th पे गिर रहे थे, इनफाइनाइट से आ रहे थे पीफन पे 5 पे गिर रहे थे और इनफाइनाइट से आ रहे थे हम्फ्री पे 6 पे गिर रहे थे। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है। बामर सीरीज, हमें सिर्फ बामर सीरीज याद रखना है। बामर सीरीज इज द ओनली सीरीज व्हिच लाइज इन द विजिबल रीजन, ठीक है। जबकि लाइमन सीरीज जो पहला रीजन है वो यूवी रीजन में लाई करता है, बाकी सारे इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे? म्यांमार याद है? म्यांमार, म्यांमार क्या होती है? एक कंट्री का नाम है, यहाँ पे लिख दो, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो म्यांमार, MER लिख रही हूँ, म्यांमार, ठीक है। सो लाइमन इज म्यान, बार्मर इज मर, ठीक है। म्यांमार से म्यांमार, पास्ता, ठीक है, पास्ता, पाश्चन से पास्ता, ये है आपका लाइमन। मर से आपका बार्मर, पास्ता से आपका पाश्चन, दिख रहा है? म्यांमार पास्ता फंड, ब्रेड फंड, म्यांमार पास्ता ब्रेड फंड, ब्रेड से ब्रैकेट और फंड से पी फंड, और लास्ट वाला हम्फ्री होता है, वो तो याद ही रहेगा, ठीक है। म्यांमार पास्ता ब्रेड से ब्रैकेट और फंड से पी फंड, ठीक है, याद रहेगा। फर्स्ट सीरीज म्यांमार, पास्ता से पाश्चन, ब्रेड से ब्रैकेट, फंड से पी फंड, लास्ट वाला हम्फ्री। पहला यूवी रीजन में लाई करेगा। बामर इज द ओनली सीरीज व्हिच लाइज इन द विजिबल रीजन, ओके। पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, सारा किस पे आएगा? आपका इंफ्रारेड रीजन पे आएगा। एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? अगर मैं इन सब सीरीज की बात करूं तो सारी सीरीज में एनर्जी मैक्सिमम किस में होगी? जिसमें सबसे ज्यादा गैप आ रहा है, मतलब लाइमन वाली की एनर्जी मैक्सिमम है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो ये सारी कहानी थी आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। आप इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम इसको मैथमेटिक्स या इससे हम जो फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, वो सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल तक आपको याद। अच्छा, एक और बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये हो जाएगा। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? N1 तो हमेशा फिक्स्ड हो जाएगा ना। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब N1 इक्वल्स टू 1। लाइमन सीरीज बोलते ही N1 इक्वल्स टू 1 दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट लाइन क्या होगी? जब N2 क्या होगा? 2 होगा। मतलब अगर मैं फर्स्ट लाइन बोल रही हूँ तो फर्स्ट लाइन मतलब 1 और उसमें जो N1 की वैल्यू है वो ऐड कर देंगे तो N2 हो जाएगा आपका 2। अगर मैं बोलूँ 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में मतलब कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है? 10th लाइन मतलब 10 और उसमें प्लस N1 कर देंगे ऐड, N1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 to 1। अगर मैं बोलूं कि 49th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो क्या हो जाएगा आपका? 50 to 1। अगर मैं बोलूं फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या हो जाएगी? फर्स्ट लाइन बोलते ही आपका N1 फिक्स हो गया 2, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैंने पूछा है तो 1 में क्या ऐड कर दोगे? 2 ऐड कर दोगे, ठीक है। N1 को जिससे भी पूछ रहा है वो लिखेंगे और N1। अगर मैं बोलूं कि फिफ्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज तो फिफ्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या हो जाएगा? 5 + 2। अगर मैं बोलूं कि 10th लाइन ऑफ बामर 6 to 2 नहीं, वो लाइमन में एक ऐड कर रहे थे ना क्योंकि N1 की वैल्यू 1 थी। फिफ्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज में N5 मतलब हम क्या करेंगे? नंबर में N1 ऐड करना है सिर्फ, ठीक है। तो 5 + 2। अगर मैं बोलूं 10th लाइन ऑफ बामर सीरीज का क्या मतलब है? 12 से 2। अगर मैं बोलूं कि फिफ्थ लाइन ऑफ पीफन सीरीज, फिफ्थ लाइन मतलब मुझे पता है वो क्या हो जाएगा? 5 + 5। पीफन किस पर आ रहा है? 10 से 5। तो ये याद रहना चाहिए। अब मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि 8th लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज,
8th लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज,